नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की समस्या का हल होगा। साथ ही परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही हल्द्वानी को वार्षिक 42 MCM पेयजल उपलब्ध कराए जाने और 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है। आज केंद्र की आर्थिक मामलों की समिति ने जमरानी बांध के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है, अपनी स्वीकृति प्रदान करके। लंबे समय से 1975 से जमरानी बांध की मांग थी, जो किसी ना किसी कारण से लटकती जा रही थी, और हमने देखा है कि इस देश में लंबे समय से जो मांगे रही हैं उन सब का निवारण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनकी सरकार में, उनके नेतृत्व में जमरानी बांध बनेगा, जिससे हल्द्वानी की वर्षों पुरानी पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी और 63 मिलियन यूनिट हमको बिजली उत्पादन के लिए भी मिलेगा। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर अभय कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभय, जमरानी बांध की स्वीकृति मिलने के बाद केंद्र से ये देखा जा रहा है बीजेपी काफी गदगद है और बताया जा रहा है कि 1975 से लेकर अब तक इसकी मांग की जा रही थी। अब इस बांध के बन जाने से, जो कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस परियोजना की अनुमति दी है, काफी लाभ होगा सिंचाई विभाग को लेकर। बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड को केंद्र की तरफ से एक बड़ी सौगात और यहाँ पर मिली है। जमरानी बांध जो परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना थी, इसकी मांग उत्तराखंड राज्य लगातार यहाँ पर कर रहा था। केंद्र से इसकी स्वीकृति की मांग राज्य सरकार लगातार यहाँ पर कर रही थी। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, चाहे उनका दिल्ली का दौरा रहा हो या उनका उत्तराखंड प्रवास का कार्यक्रम रहा हो, उस दौरान भी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने लगातार जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी देने की मांग यहाँ पर की थी। और अब ये कह सकते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इस परियोजना को मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। 1730 करोड़ की लागत से इस बहुउद्देशीय परियोजना को पूर्ण करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस परियोजना के बनने से हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों की जो पानी की जो समस्या है वो लगभग यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ जाएगी। 90-10 का रेशियो इस परियोजना में रहेगा। 90% का जो अंश होगा वो केंद्र सरकार की तरफ से इस परियोजना में खर्च किया जाएगा। 10% का अंश राज्य सरकार यहाँ पर वहन करेगी और इस परियोजना को बनाने का काम करेगी। साथ ही जो इससे लाभान्वित जो राज्य होंगे उन राज्यों के साथ मिलकर इस परियोजना को बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, उन राज्यों में जो सिंचाई के लिए जो पानी की आवश्यकता है, उस पानी की आवश्यकता को भी जमरानी बांध परियोजना से पूर्ण करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका लाभ उत्तराखंड के विकास के रूप में यहाँ पर होगा। उत्तराखंड की जनता को विकास के रूप में मिलेगा, हल्द्वानी की जनता को पानी की आपूर्ति के रूप में मिलेगा, और जो पड़ोसी राज्य चाहे उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य, वहां पर सिंचाई की जो भूमि है उनको भी पानी उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, अब ये माना जाए जमरानी बांध की स्वीकृति मिलने के बाद अभी कहा जाए सिंचाई को लेकर जो परेशानियां होती थी वो नहीं होंगी और फार्मिंग है, खेती बाड़ी में अब किसानों को काफी सहायता मिलेगी, जो पानी को लेकर परेशानियां नहीं थी। प्रदेश की आवाम इस जमरानी बांध की स्वीकृति को लेकर किस प्रकार से खुश है, क्या कह रही है? बिल्कुल, खासतौर पर हल्द्वानी की जो जनता है वो इस परियोजना की स्वीकृति मिलने से काफी संतुष्ट पर नजर आ रही है। केंद्र सरकार का आभार प्रकट कर रही है। राज्य सरकार के कुशल नेतृत्व, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से इस परियोजना को लेकर स्वीकृति यहाँ पर मिली है, क्योंकि 1975 से इस परियोजना की मांग यहाँ पर चल रही थी। लगातार केंद्र से इस परियोजना को लेकर मांग करने की कोशिश राज्य सरकार कर रही थी, लेकिन हर बार ये कह सकते हैं चाहे वो पर्यावरणीय चने कुछ यहाँ पर रही हो या तकनीकी कुछ पैच ऐसे रहे थे जिसके चलते इस परियोजना को अंतिम रूप यहाँ पर नहीं मिल पाया था।
लेकिन अब जाकर उस परियोजना को ये कह सकते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। 1730 करोड़ की परियोजना से कह सकते हैं कि 150 फीट ऊंचा ये परियोजना का बांध यहाँ पर बनेगा जी, और उससे काफी बिल्कुल। हद तक, चाहे राज्य का हो या पड़ोसी राज्यों को, दोनों ही राज्यों को विकास में काफी सहायक यहाँ पर होगा। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भैया आपका। तो बता दें, जगरानी बांध की स्वीकृति मिलने के बाद, जमरानी बांध की परियोजना की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश की जनता काफी गदगद है। खासकर अगर देखा जाए, हल्द्वानी की आवाम काफी खुश नजर आ रही है। जो सिंचाई विभाग में पानी को लेकर परेशानियां होती थी, वो परेशानियां आने वाले दिनों में नहीं होंगी। प्रदेश में लगातार जनता की आवाज उठा रहा स्वराज सेवा दल ने आज तमाम मांगों को लेकर हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन पर एसडीएम सदर के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने बताया कि जनपद में अधिकारी अपनी कार्यशैली नहीं सुधार रहे हैं, जिसके चलते जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। जिसके चलते जनता की मांगों को लेकर आज एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। दल के माध्यम से बहुत सारी शिकायतों के बारे में अवगत कराया गया। जैसे कहीं पे रास्ता बंद करने की समस्या थी, कहीं पानी भरने की समस्या थी, एक प्रधान के दस्तावेजों की जांच को लेके था प्रकरण, अवैध खनन के संबंध में था, एक सरकारी जगह में ठेके को लेकर था। तो तरह तरह की समस्याओं के बारे में हमने उनको अवगत कराया कि किसमें क्या कार्रवाई चल रही है या क्या कार्रवाई की जाएगी। आज जिस प्रकार से जो गरीब है वह दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वह दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। उद्योगपतियों की सरकार है। उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से, कई बार टेलीफोनों के माध्यम से यहाँ पर हाकम का पर्दाफाश किया। जो अवैध खनन हो रहा है, जो उससे हमारे राजस्व का नुकसान हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर अवगत कराया। इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। उन क्रशरों पर माल कहाँ से आ रहा है जब सारे पट्टे बंद हैं? तो कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। उनका कहना, ये पट्टे कहां से हो रहे हैं और सरकारी शिक्षा बदहाल है, निजी स्कूल मालामाल किए जा रहे, इस प्रकार के स्लोगन लगाकर वो होर्डिंग्स लिए हुए थे। और लगातार देखा गया कि हरिद्वार में एसडीएम ऑफिस के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। भारी संख्या वहां पर मौजूद हुए एसडीएम कार्यालय के पास और तमाम मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया है। और इस खबर पर हमारे साथ शहजाद अली संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद, अपनी मांगों को लेकर स्वराज सेवा दल ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम इस प्रकार का प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या उनकी मांगे हैं, किस प्रकार से आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया एसडीएम ऑफिस के बाहर? प्रदेश में लगातार जनता की आवाजों को उठा रहा है स्वराज सेवा दल ने आज विभिन्न मांगों को लेकर हरिद्वार के कलेक्टर भवन पर एसडीएम के सदर के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने बताया कि जनपद में अधिकारी अपनी कार्यशैली नहीं सुधार रहे हैं, जिसके चलते जनता को परेशानी का उठानी पड़ रही है। जनता की मांगों को लेकर आज एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया स्वराज सेवा दल के तहत। प्रशासन का क्या कहना है? एसडीएम की तरफ से कोई आश्वासन मिला जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? एसडीएम को ज्ञापन तौर पर एसडीएम का कहना है कि 2 दिन 3 दिन के अंदर इन मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। 2 से 3 दिन को आश्वासन दे दिया गया। उसके बाद क्या कहा इन्होंने, दल वालों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उनकी सारी मांगें मान ली गई हैं? जी, स्वराज सेवा दल की टोटल मांगे पूरी मान ली गई है। तो अब क्या प्रोटेस्ट उन्होंने खत्म कर दिया है कि अपने घर चले गए हैं? जी, विज्ञापन लेके एसडीएम साहब ने विज्ञापन लेकर उनका पूरा हो चुका है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आपको बता दें, स्वराज सेवा दल ने प्रोटेस्ट किया था और उनकी मांगों को मान लिया है। 2 से 3 दिन में पूरा करने की बात कही गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राजधानी देहरादून में 28 अक्टूबर को बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें, जिसमें प्रदेश भर के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश एकत्रित किए जाएंगे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और सभी कलश को देहरादून से दिल्ली भेजा जाएगा। साथ ही उनका कहना है कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें उत्तराखंड के कलश भी रखे जाएंगे और एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा।
तो 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाला, आपको बता दें, मेरा माटी मेरा देश अभियान का कार्यक्रम, जहां से अलग अलग जगह से माटी लाई गई है और इस माटी का 28 अक्टूबर को आयोजित एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। देश के अलग अलग कोने से ये माटी लाई गई है। उत्तराखंड में प्रत्येक गांव से जो शहीद हैं और जितने भी लोगों ने सेना अर्धसेना में काम किया है उनके आंगन की मिट्टी एकत्र करने का काम हुआ है। गांव-गांव से एकत्र मिट्टी विकासखंड मुख्यालय पर आई। नगरीय जो क्षेत्र हैं उनमें उनके एक केंद्र में एकत्र हुई है और विकास खंडों पर नगरीय क्षेत्र में जहाँ जहाँ मिट्टी एकत्र होकर के उसका कलश बना है वह अब हम प्रदेश मुख्यालय पर उसको लाने का कार्यक्रम बना रहे हैं और उसकी तिथि संभवतः 28 तारीख को है और उसके पश्चात यहाँ से हम लोग उन सभी कलशों को एकत्र करके दिल्ली पहुँचाएंगे। आने वाला लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ग्रुप लोकसभा चुनाव लड़ने की अलग अलग बात कर रहे हैं। इस दौरान इंडिया अलायंस पर बीजेपी के महामंत्री ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है, जिसमें इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं डरा सहमा नजर आ रहा है। तो इंडिया अलायंस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी अलायंस को बताया सहमा हुआ। उत्तराखंड में प्रत्येक गांव से जो शहीद हैं और जितने भी लोगों ने सेना अर्धसेना में काम किया है उनके आंगन की मिट्टी एकत्र करने का काम हुआ है। गांव-गांव से एकत्र मिट्टी विकासखंड मुख्यालय पर आई। नगरीय जो क्षेत्र हैं उनमें उनके एक केंद्र में एकत्र हुई है और विकास खंडों पर नगरीय क्षेत्र में जहाँ जहाँ मिट्टी एकत्र होकर के उसका कलश बना है वह अब हम प्रदेश मुख्यालय पर उसको लाने का कार्यक्रम बना रहे हैं और उसकी तिथि संभवतः 28 तारीख को है और उसके पश्चात यहाँ से हम लोग उन सभी कलशों को एकत्र करके दिल्ली पहुँचाएंगे। प्रदेश सहित नैनीताल जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ निम्न स्तर के लोगों को दिलाने के लिए बीजेपी संगठन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप ऋषि ने बताया कि विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाने के लिए भाजपा वर्कशॉप का आयोजन कर रही है, जिसमें विश्वकर्मा समाज के कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र के लोगों को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही बीजेपी के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप ऋषि ने कहा कि इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को लोन देगी जो विश्वकर्मा समुदाय से जुड़े हुए हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई थी और निश्चित तौर पर इस पर हमारे जो दस्तकार हैं, जो हमारा बहुत निचला वर्ग है, उसके उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए एक बहुत वृहद योजना इस विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत है और जिसका कि पार्टी के द्वारा भी विभिन्न बूथ स्तर तक प्रयास किया जा रहा है ताकि जो हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं और जो दस्तकारी में अभी कार्य कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से प्रशिक्षणों के माध्यम से और नई नई तकनीकों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, ये कार्य चल रहा है। विधानसभा की प्रवर समिति का कार्यकाल पुनः 2 महीने के लिए और बढ़ाने का आदेश आ चुका है, जिसके खिलाफ अब राज्य आंदोलनकारी आक्रोशित नजर आने लगे हैं। तो वहीं राज्य आंदोलनकारियों को उम्मीद थी कि गंभीरता के साथ सदन में सत्ता पक्ष और निष्पक्ष के कई विधायकों ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर सदन को त्वरित कार्रवाई करने की मांग की थी। उस पर अभी तक विधानसभा की गठित प्रवर समिति अपना अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है और यही कारण है कि अब राज्य आंदोलनकारी आक्रोशित हो रहे हैं। एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुष्कर्म के आरोपी और 5 लाख के इनामी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर आईजी गढ़वाल ने 5 लाख का इनाम रखा था। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। सूचना मिली थी कि आरोपी अमरोहा में रह रहा है, जिस पर अमरोहा पुलिस की मदद से एसटीएफ उत्तराखंड ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा।
बिल्कुल, जो ये तो बाकी इन्वेस्टिगेशन का विषय था, लेकिन उसमें जो जानकारी में आया है कि उस समय पर इसने लड़की से कुछ पैसे भी लिए थे, उसको ब्लैकमेल भी करता था, उसके परिवार वालों को भी ब्लैकमेल करता था। तो संबंधित धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज कराया गया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को आबकारी विभाग से 8 करोड़ रुपए मिले हैं। धनराशि के बेहतर प्रयोग के लिए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। नंदा गौरा योजना में पंजीकरण के समय आ रही दिक्कतों को दूर करने और प्रदेश के अनाथ बच्चों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें, विभाग की बैठक की गई महिला और बाल विकास की, जिसमें आबकारी विभाग ने दिए 8 करोड़ रुपए। महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, सुरक्षा पर चर्चा की गई है। आज WCD की बैठक प्लस महिला कल्याण की बैठक में जहां जनपद स्तर के हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े हुए थे, एक विषय लगातार आप लोगों के माध्यम से भी आ रहा था और जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से भी और क्षेत्र में भ्रमण के दौरान भी ये विषय आ रहा था कि हमारी जो नंदा गौरा योजना है, चूँकि हमने 22 अक्टूबर से उसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी है और उस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में चूँकि नंदा योजना के अंतर्गत एक नियम है कि जब बच्ची पैदा होगी विदिन 6 मंथ उसे आवेदन कर लेना होगा और विदिन 6 मंथ उसे जब आवेदन कर लेना होगा तो जो 22 तारीख को हमने नंदा गौरा पोर्टल योजना प्रारंभ करी है ऑनलाइन की, उसमें चूँकि वो जो 6 महीने पूर्ण कर चुके हैं उनके फॉर्म उसमें सबमिट नहीं हो पा रहे थे। खटमा के सुरई वन क्षेत्र में बाघ ने महिला को अपना निवाला बनाया। महिला वन क्षेत्र में घास काटने के लिए गई थी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। वन विभाग और पुलिस टीम ने घटनास्थल से महिला का शव बरामद कर लिया और वन विभाग की फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घटनास्थल से स्लाइवा सैंपल इकट्ठे किए हैं। बाघ की गतिविधियों के लिए ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। तो आपको बता दें, खटिमा में बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। बाघ ने एक महिला को अपना निवाला बनाया है और घास काटने गई थी महिला, तभी उसको मार दिया। बाघ के स्लाइवा सैंपल इकट्ठे किए गए हैं, ट्रैक कैमरा लगाए गए हैं जिससे कलेक्शन करके और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। पर्यटन नगरी रानीखेत में अचानक जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे सड़क पर पानी का सैलाब सा आ गया, जिसके कारण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश की वजह से रानीखेत में हालात बिगड़ गए हैं। पर्यटन नगरी में अचानक से बारिश हुई, जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। तो देखा जा रहा रानीखेत में अचानक बारिश होने के बाद वहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिला। बारिश के साथ वहां पर ओलावृष्टि भी हुई है, जल भराव ये हो गया। सड़कों पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जल भराव है, लोगों को आने जाने की परेशानियों का सामना करना पड़ा। पर्यटन नगरी है रानीखेत और यहाँ पर दूर दूर से सैलानी आते हैं घूमने के लिए। उसके बाद ये बारिश हो गई, अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला है पर्यटन नगरी में और ये देखा जा रहा है कि तापमान में काफी गिरावट आई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। हल्द्वानी से मंगलवार को देर रात काशीपुर जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार डिवाइडर से जा टकरा गई। इस घटना में हरीश रावत घायल हो गए, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें काशीपुर के अस्पताल के BR में भर्ती कराया, जहां से हल्द्वानी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक्सीडेंट हो गया, आपको बता दें, और डिवाइडर से कार टकरा गई थी। काशीपुर जाते समय यह हादसा हुआ है।
तो आपको बता दें, काशीपुर जाते वक्त हरीश रावत का डिवाइडर से टकराने से एक्सीडेंट हो गया और अब उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त वो काशीपुर जा रहे थे, तब इस हादसा हुआ है। डाक भेजने के लिए अब मोबाइल नंबर जरूरी हो गया है। रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल पर बाहर से प्राप्तकर्ता का नंबर होना जरूरी है, तभी डाक बुक हो सकेगी। इसके लिए डाक विभाग ने सभी डाकघर में एडवाइजरी जारी की चिस्पाक दी है। आपको बता दें, अधिकतर लोग डाक पर अधूरा पता लिख देते हैं। ये पता डाकिया को नहीं मिल पाता और उसे बेवजह भटकना पड़ता है। सिर्फ देहरादून में रोजाना 80 से ज्यादा डाक अधूरे पते के कारण वापस लौट आते हैं। इसलिए डाक विभाग ने प्राप्तकर्ता का नंबर जरूरी कर दिया है। तो डाक भेजने के लिए मोबाइल नंबर को जरूरी कर दिया। रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल के लिए भी नंबर होना बेहद जरूरी है। डाक विभाग ने यह एडवाइजरी जारी की है, जिसको चस्पा दिया गया है। ये डाक भेजने के लिए सितंबर 2023 से डाक विभाग ने एक निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी जो डाक भेजने के लिए प्रत्येक ग्राहक को मोबाइल नंबर अंकित करना, प्रेषक दोनों का, पाने वाला का भी और भेजने वाला का भी मोबाइल नंबर अंकित करना जरूरी है। तभी उसकी जो डाक है, चाहे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल, विदेश के पार्सल तभी भेजे जा सकते हैं जब उसका मोबाइल नंबर आर्टिकल में अंकित किया जाए। पुलिस को लगातार वाहन चोरी की शिकायतें मिल रही थी। हाल ही में 2 वाहन चोरी की शिकायतें पुलिस को मिली और जिसके खुलासे के लिए पुलिस ने तुरंत टीम का गठन किया। टीम ने दोनों चोरों के घटनास्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिसमें एक ही संदिग्ध व्यक्ति दोनों वाहनों को ले जाते हुए देखा गया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर घटना में मौजूद व्यक्तियों को चोरी की गई स्कूटी के साथ बन्नू स्कूल ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया है। तो देहरादून में शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। तेजी से बढ़ रही थी चोरी की घटनाएं। पुलिस ने गठित की थी टीम, आरोपी स्कूटी समेत को इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।